नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम विभिन्न खंडों से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सके और उस मूल्यांकन के आधार पर जहां भी आपको सुधार की आवश्यकता है वहां आप अपनी तैयारी में सुधार कर सकें। आज हम जिस खंड के प्रश्नों पर बात करने वाले हैं वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर आज बात करेंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में चीन से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। दूसरा कथन है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तीसरा कथन है, भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चीन की तुलना में अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपको ये बताने हैं कि कथन कितने सही हैं, ये नहीं बताना कि कौन कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को तलाशने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि कृषि योग्य भूमि वह भूमि है जिसका उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। खेती योग्य भूमि देश की कृषि क्षमता और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। आप जानते हैं, किसी भी देश की जो कृषि क्षमता होती है वही तय करती है कि वो देश खाद्य सुरक्षा संपन्न होगा या उसमें अभाव होगा, और ये एक महत्वपूर्ण संकेतक है किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा से संबंधित। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत में 156.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है, जो इसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 47% है। चीन के पास 119.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, जो उसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12% है। यानी भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसका दायरा ज्यादा है। भारत में चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि है क्योंकि इसमें मैदानी इलाकों और नदी घाटियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जो खेती के लिए उपयुक्त है। चीन में पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः कथन एक सही है। पहला कथन सही हो जाता है। सिंचित क्षेत्र का अनुपात भारत में लगभग 48% है और चीन में 40 से 41% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सिंचाई के तहत कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत चीन की तुलना में अधिक है और इसलिए कथन दो भी सही हो जाता है। जहां तक कृषि में उत्पादकता की बात है, जो भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र की उपज से मापा जाता है, जो प्रति हेक्टेयर या एकड़ में उत्पादित फसल की मात्रा को अभिव्यक्त करता है। तो अगर हम इसकी बात करें और भारत और चीन की इसमें तुलना करें तो भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चावल के लिए 2.4 टन और गेहूं के लिए 3 टन है, जबकि चीन में है चावल के लिए 6.7 टन और गेहूं के लिए 5 टन है। और इस संदर्भ में देखें तो कथन 3 सही नहीं होता और इसलिए विकल्प बी सही है। और विकल्प बी हमारा क्या था? यानी केवल दो कथन सही है। इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। आपसे पूछा गया था कि कितने कथन सही हैं, तो दो कथन इसके अंतर्गत सही हो जाते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, नदी जल निकासी पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दी गई सूची का मिलान कीजिए। यहां पर दो सूची आपको दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इनके मिलान के आधार पर उत्तर तलाशने का आपको प्रयास करना है। सूची 1 में ए नंबर पर है पेड़ की शाखा के समान जल निकासी पैटर्न और इसके सामने लिखा है जाली पैटर्न। बी है जल जब नदी पहाड़ से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है। सूची 2 में इसके सामने है वृक्ष के आकार का पैटर्न। सी जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर होती हैं और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, इसके सामने है रेडियल पैटर्न। डी जब नदियां सभी दिशाओं से होकर बहती है और झील या गर्त में गिरती हैं, इसके सामने दिया है सूची 2 में सेंट्रीपेटल मॉडल। आपको यहां ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके आधार पर आपको उत्तर जांचने का प्रयास करना है और सबसे पहले अगर हम इसकी व्याख्या देख लेंगे तो इसके उत्तर को भी समझ जाएंगे। किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा जल निकास वाले क्षेत्र को ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। यानी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जल निकास का क्षेत्र होता है उसे ड्रेनेज बेसिन के नाम से जाना जाता है।
नदी द्वारा निम्नलिखित प्रकार के जल निकासी पैटर्न बनाए जाते हैं। इन जल निकासी पैटर्न को अगर हम जान लेंगे तो इसके सही उत्तर को भी हम पहचान जाएंगे। उत्तरी मैदानी इलाकों की नदियों की तरह जल निकासी पैटर्न जो पेड़ की शाखाओं के समान होता है उसको कहते हैं हम डेंड्राइटिक पैटर्न। वृक्ष के समान जल निकासी पैटर्न ये कहलाता है। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे रेडियल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। और अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जो मध्य प्रदेश में पड़ती है और जहां से नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां इस जल निकासी पैटर्न का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे पैटर्न को हम जाली पैटर्न के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार से जब नदियां सभी दिशाओं से बहती हैं और किसी झील या गर्त में गिरती हैं तो ऐसे जल निकासी पैटर्न को सेंट्रीपेटल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। एक ही जल निकासी बेसिन में भी विभिन्न प्रकार के जल निकासी पैटर्न का संयोजन पाया जा सकता है और इस प्रकार से विकल्प सी सही हो जाता है। विकल्प सी की बात करें तो इसमें पहला जो जल निकासी पैटर्न है पेड़ की शाखा के समान, ये जुड़ जाएगा वृक्ष के आकार के पैटर्न से। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं जब नदी पहाड़ से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो ये पैटर्न कहलाता है रेडियल पैटर्न। इसी प्रकार से जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर होती हैं और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं जाली पैटर्न। और जब नदियां सभी दिशाओं से बहती हैं और झील या गर्त में गिरती हैं तो इसको कहते हैं हम सेंट्रीपेटल। और इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है भारत में तांबे के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है भारत में तांबा प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों के साथ साथ नई संरचनाओं में भी पाया जाता है। आपका दूसरा कथन है भारत में इसके महत्वपूर्ण भंडार झारखंड के सिंहभूम जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। तीसरा कथन है भारत में यह कुछ मात्रा में मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों से भी प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जांचेंगे। भारत में तांबे के महत्वपूर्ण भंडार सिंहभूम जिले यानी झारखंड, बालाघाट जिले यानी मध्य प्रदेश और झुंझुनू एवं अलवर जिले यानी राजस्थान में पाए जाते हैं। तांबे के जो छोटे भंडार हैं वो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी पाए जाते हैं। अगर इस व्याख्या को ध्यान में रखें तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी इसका उत्तर होगा डी। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है इसकी स्थापना देश के हर जिले में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों के लाभ और लाभ के लिए काम करने के लिए की गई है, यानी ये संस्था जो है लाभ के लिए ही काम करती है। दूसरा कथन है इसे खनिकों द्वारा किए गए योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। और तीसरा कथन है यह प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जांचने का प्रयास करेंगे। खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है, जो एक गैर लाभकारी निकाय है। यह लाभ पर आधारित निकाय नहीं है और इस संदर्भ में जो पहला कथन था वो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। यह एक ट्रस्ट है और इसे खनिकों के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है और वहीं पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा प्राप्त धन का उपयोग करके लागू की जाती है। और इस प्रकार इसमें कथन 1 यानी 2 और 3 सही हो जाएंगे और पहला कथन गलत हो जाएगा और इसका उत्तर ए होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन के उपयोग से संबंधित है या है? आपका पहला कथन है सड़े गले कूड़े कचरे कृषि एवं मानव अवशिष्ट से प्राप्त बायोगैस। दूसरा है पादप सामग्री के चीनी घटकों के किण्वन से प्राप्त जैव इथेनॉल। तीसरा वनस्पति तेल, पशु वसा या पुनर्नवीनीकृत ग्रीस से प्राप्त बायोडीजल जिसका उपयोग डीजल यौगिक के रूप में किया जाता है। और चौथा है वन अपशिष्ट
से प्राप्त कोल बेड मीथेन। आपको बताना है कि इसमें से ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन के उपयोग से कौन से संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। व्याख्या के आधार पर इसका भी उत्तर देखेंगे और व्याख्या यह है कि जो कोलबेड मीथेन है वो कोलबेड से प्राप्त प्राकृतिक गैस का एक रूप है। हाल के दशकों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरा है। ऑस्ट्रेलिया में इसका सबसे बड़ा भंडार है और इस प्रकार से इसमें जैव ईंधन के उपयोग के संबंध में जो ऊर्जा स्रोत हैं वो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, जबकि कोल बेड मीथेन इसके बारे में सही नहीं है और इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परमाणु खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते हैं और दूसरा कथन है भारत थोरियम भंडार से समृद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी भी व्याख्या के आधार पर इसका उत्तर देखेंगे। भौगोलिक दृष्टि से यूरेनियम अयस्क जो है वो सिंहभूम तांबा बेल्ट के कई स्थानों पर पाया जाता है, यानी भारत में यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम जो है वो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के समुद्र तट की रेत में पाए जाने वाले मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। दुनिया की सबसे बड़ी जमा राशि केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास और ओडिशा में महानदी डेल्टा में इसकी पाई जाती है। तो इस प्रकार से पहला कथन गलत हो जाता है क्योंकि भारत में यूरेनियम अयस्क है और थोरियम के तो बड़े भंडार भारत में मौजूद हैं और इस प्रकार से केवल बी, केवल 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी व्यक्ति का किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए देश या विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उत्प्रवास कहलाता है। दूसरा कथन है रहने, बसने या आजीविका कमाने के उद्देश्य से एक देश या राज्य से दूसरे देश या राज्य में स्थानांतरण को प्रवास कहा जाता है। तीसरा कथन है किसी विशिष्ट स्थान पर शहरी बस्तियों का संकेंद्रण नगरीय समूह कहलाता है। चौथा कथन है स्थानीय निवास के उद्देश्य से किसी देश में आना और बस जाना जहां कोई मूल निवासी नहीं है आव्रजन कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 3। पहला ऑप्शन यह है 1, 2, 3। बी ऑप्शन है केवल 3 और 4। सी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 यानी उपर्युक्त सभी। चलिए इसका भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और व्याख्या यह है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए देश या विदेश में किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रवास कहलाता है, उत्प्रवास नहीं। रहने, बसने या आजीविका कमाने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश में प्रवास को उत्प्रवास कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये दोनों कथन विपरीत लिख दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रवास के नाम से जानते हैं और इस प्रक्रिया को हम उत्प्रवास के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों कथन कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पहला और दूसरा कथन गलत हो जाएगा। किसी विशिष्ट स्थान पर शहरी बस्तियों के समकेंद्रण को नगरीय समूह ही कहा जाता है। आप्रवासन का मतलब होता है स्थानीय निवास के उद्देश्य से किसी देश में आना और बसना जहां कोई मूल निवासी नहीं है। इस प्रकार से तीसरा और चौथा कथन सही हो जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा बी, केवल 3 और 4। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? पहला कथन है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। दूसरा कथन है केरल में इरूला, चेंचू और सुमाली जनजातियां पाई जाती हैं और तीसरा कथन है गरासिया जनजाति गोवा में पाई जाती है। चौथा कथन है गद्दी जनजातियां जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के खानाबदोश चरवाहे हैं। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपका पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी ऑप्शन केवल 2 और 4, सी ऑप्शन केवल 1, 2 और 4 और डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। भारत में जनजातियों का वितरण यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग राज्यों की बात की जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। उत्तर प्रदेश में थारू, जोनसारी, गोंड, सहरिया, खरवार, बक्सा और पाटरी जनजातियां पाई जाती हैं। वहीं उत्तराखंड में थारू, जोनसारी, बक्सा, भोटिया और राजी जनजातियां पाई जाती हैं। इरूला, चेंचू, सुमाली, माविलन, पनियान, नायर, दफर, मोपला और उर्लू जनजातियां केरल में पाई जाती हैं और वहीं वेलिप, गोंडा
गोडा, सिद्दी, धोडिया, वर्ली जनजातियां गोवा में पाई जाती हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां, महत्वपूर्ण जनजातियां हैं गरासिया, मीना, भील, कोकना, खारी और पटेलिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, भोटिया, बेड़ा, लांबा, खंपा, डोंबा, गारा और किन्नौर जनजातियां पाई जाती हैं। बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, सिप्पी और चौपान जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। इस प्रकार से अगर आप इन कथनों पर बात करें तो यहाँ गरासिया जनजाति की जो अवस्थिति दी गई है वो गोवा में दी गई है, जबकि जो गरासिया जनजाति है वो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो ऑप्शन 3 इसमें जो दिया गया है कथन वो गलत हो जाएगा और 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः स्थानांतरित कृषि करती है? 1 उत्तर प्रदेश में कोरिया, 2 तमिलनाडु में गोंड, 3 राजस्थान में गरासिया, 4 ओडिशा में खोंड। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी, यहां पर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? केवल 1, 3 और 4। इसकी भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? जहां पर जनजातियां एक समय में कुछ एक खास स्थान पर कृषि करती हैं और कुछ समय के बाद 2 या 3 वर्षों के अंतराल के बाद दूसरे इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर कृषि करती हैं। तो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर गमन करती है और वहां पर खेती करती है और इसी को हम स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित जो कृषिक जनजातियां हैं वो तमिलनाडु में खोंड, गोंड, कुरुम्बा और मुदुवन है। वहीं उड़ीसा में साओरा, केरिया और खोंड जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती हैं। उत्तर प्रदेश की कोरिया जनजाति स्थानांतरित कृषि से जुड़ी हुई है और वहीं पर राजस्थान में गरासिया शिकार और मछली पकड़ने का काम करते हैं, समूहों में रहते हैं और ये स्थानांतरित कृषि नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान की जो गरासिया जनजाति है ये स्थानांतरित कृषि नहीं करती, तो 3 इसमें शामिल नहीं होगा और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक की कोलार खदान भारत में बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खदान लोह अयस्क उत्पादन का केंद्र है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कोलार खदान कर्नाटक में स्थित है और ये खदान सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित लोह अयस्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इस प्रकार से इसमें जो कथन 1 होगा वो कथन 1 गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, यानी केवल 2 इसके अंतर्गत सही है। ये कुछ प्रश्न थे। आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है ताकि एक अभ्यास आपका हो सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं और सूचियों के नाम के सामने इन दोनों ही सूचियों में एक सूची में कथन दिए गए हैं और एक सूची में कुछ मिट्टियों के प्रकार दिए गए हैं। तो आपको मिलान करना है कि किस प्रकार से ये मिलान सही बैठेगा। सूची 1 में जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी की चर्चा है। वहीं सूची 2 में पहला कथन है, ये मिट्टी दक्षिण, पूर्व और उत्तर में काली मिट्टी को घेरे रहती हैं। दूसरा है, पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तारित है। तीसरा कथन है, इसमें तीव्र नमी धारण करने की क्षमता होती है और गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। चौथा है, मौसम वर्षा के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है। यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा कोड आपके लिए सही है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। इस एपिसोड के माध्यम से एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज का जो हमारा प्रोग्राम है ये रोज रात को 9 बजे आ रहा है और इन सभी प्रोग्राम से आप लाभान्वित हो रहे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। फिर से आपसे एक नए सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।